हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन को हम किन किन मेथड्स से रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में स्फेरिकल एबरेशन के बारे में पढ़ाया था कि स्फेरिकल एबरेशन क्या होती है। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि स्फेरिकल एबरेशन क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये आपका एक लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। आपके पास दो तरह की रेज होती हैं जो कि सब्जेक्ट में से आ रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक तो आपकी रे है ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रे। और दूसरी कौन सी रेज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होती हैं, ये वाली रेज। ठीक है, जिनको हम कौन सी रेज कहते हैं, मार्जिनल रेज। ये वाली कौन सी रेज होती हैं, पैरेक्सियल रेज। और ये वाली कौन सी रेज होती हैं, मार्जिनल रेज। ठीक है, देखिए जो आपकी जो पैरेक्सियल रेज होती हैं इनकी जो फोकल लेंथ है, इनके जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए ये कहीं दूर जाकर, लेंस से दूर जाकर कहीं मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मान लेते हैं यहाँ मीट करती हैं, ये आपका पॉइंट है एफ ए। और जो आपकी ये मार्जिनल रेज होती हैं, ये जो रेज होती हैं ये लेंस के पास कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करती हैं। ये आपका पॉइंट है एफ एम। ठीक है, मार्जिनल रेज के लिए फोकल पॉइंट है ये। तो देखिए, आपका ऑब्जेक्ट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में से रेज आई, कुछ रेज आपकी लेंस के पास फोकस हुई, कुछ रेज लेंस से दूर फोकस हुई। मतलब कि जो मार्जिनल रेज हैं वो लेंस के पास फोकस हुई और जो पैरेक्सियल रेज हैं वो लेंस से दूर फोकस हुई। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। आपको जो शार्प इमेज चाहिए तो आप क्या चाहोगे कि जो सारी रेज हैं वो एक ही पॉइंट पर जाकर फोकस हो जाए। बट यहाँ कुछ रेज तो लेंस के पास फोकस हो रही हैं और जो कुछ रेज हैं वो लेंस से दूर फोकस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलेगा, एबरेशन देखने को मिलेगी। तो वो कौन सी एबरेशन है, स्फेरिकल एबरेशन है। अब इस स्फेरिकल एबरेशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उन मेथड्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एबरेशन। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, बाय यूज़ ऑफ स्टॉप्स। स्टॉप्स का यूज़ करके भी हम स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। देखिए, ये आपका लेंस है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको पता है दो तरीके की रेज होती हैं, एक रेज होती है मार्जिनल रेज। तो ये ये मार्जिनल रेज हैं जो लेंस से दूर होती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कहीं यहाँ मीट करेंगी। दूसरी कौन सी होती है, पैरेक्सियल रेज। ठीक है, जो पैरेक्सियल रेज हैं इनके आगे मैं क्या लगा देता हूँ, स्टॉप लगा देता हूँ। ऐसे स्टॉप लगा दिया कि ये रेज जो है लेंस में से पास ना कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा, जो पैरेक्सियल रेज हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस हो ही नहीं पाएंगी, आपको सिर्फ मार्जिनल रेज दिखेंगी जो यहाँ फोकस होंगी। ठीक है, इस एफ एम पॉइंट पर। तो इसका मतलब आपको एक ही ऐसा फोकल पॉइंट मिलेगा जिसपे मार्जिनल रेज फोकस्ड हैं और पैरेक्सियल रे तो पास ही नहीं हो पा रहे, इसलिए वो किसी और पॉइंट पर फोकस हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको एक ही फोकल पॉइंट मिला, मतलब कि सारी रेज एक ही पॉइंट पर फोकस हुई हैं। ठीक है, जो भी आई हैं लेंस में से। तो यहाँ आपको स्फेरिकल एबरेशन अब नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ दो फोकल पॉइंट्स नहीं हैं, एक ही फोकल पॉइंट है। इसी तरह यहाँ तो हमने पैरेक्सियल रेज को क्या किया, पैरेक्सियल रेस के आगे हमने यहाँ स्टॉप लगा दिया, बट हम मार्जिनल रेस के आगे भी ऐसे स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपका लेंस है। ठीक है, ये पैरेक्सियल रे अब जा रही हैं और मान लेते हैं ये कहीं यहाँ फोकस होगी। ये आपका एफ ए कौन सा पॉइंट है, एफ ए मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने एक स्टॉप लगा दिया, यहाँ ऐसे हमने स्टॉप लगा दिए जिससे जो ये मार्जिनल रेज हैं, ये वाली रेज ये इस लेंस में से पास ना हो सके। ठीक है, और दूसरा फोकल पॉइंट ना बने, एक ही फोकस पॉइंट पर सारी रेज क्या हो जाए, मीट कर जाएं। ठीक है, तो ऐसे भी हम स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक ही पॉइंट पर सारी रेज फोकस्ड दिख रही हैं, सारी रेज मीट करती हुई दिख रही हैं। ठीक है, बट जो ये वाला मेथड है बाय यूज़ ऑफ स्टॉप्स की एक लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है, देखिए
जो आपकी ऑब्जेक्ट में से रेज आ रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी रेज नहीं अब आ रही ना, कुछ रेज तो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, कुछ रेज को हमने स्टॉप लगा के रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसके कारण क्या होगा, जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो आपको लेस इंटेंसिटी की दिखेगी, ठीक है, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगी, वो कम ब्राइट दिखेगी, क्योंकि सारी रेज जो ऑब्जेक्ट में से आ रही हैं वो लेंस में से पास नहीं कर पा रही, ठीक है, तो इसलिए आपको जो इमेज दिखेगी वो ब्राइट नहीं दिखेगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखना है आपको। Spherical by use of stops. Spherical aberration can be reduced if either the marginal rays or the central rays are cut off by using suitable stops. The rest of the rays come practically to a point focus. ठीक है, जो स्फेरिकल एबरेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मार्जिनल रेज या फिर सेंट्रल रेज को क्या करके, स्टॉप करके, ठीक है, उनको कट ऑफ करके बाय यूजिंग सुटेबल स्टॉप्स। और जो बाकी जो रेज होंगी, ठीक है, यहाँ कौन सी बाकी रेज है, मार्जिनल रेज है, यहाँ बाकी रेज कौन सी हैं, पैरेक्सियल रेज हैं, वो लेंस में से पास कर जाएंगी और किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी, ठीक है। बट द यूज ऑफ स्टॉप्स रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। बट जब आप स्टॉप्स का यूज़ करते हो तो क्या होगा, जो इमेज की इंटेंसिटी है और उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। सेकंड मेथड क्या है स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस करने का, बाय कंबाइनिंग सुटेबल कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। देखिए, आपको पता है कि जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है और जो कनकेव लेंस होता है, उन दोनों के लिए जो स्फेरिकल एबरेशन है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। मतलब कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसके लिए तो पॉजिटिव होती है स्फेरिकल एबरेशन, और जो आपका कनकेव लेंस है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, उसके लिए जो स्फेरिकल एबरेशन है वो नेगेटिव होती है। जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसके लिए स्फेरिकल एबरेशन आप देख ही सकते हो कहाँ बनती है, यहाँ आपको दिखते हैं दो अलग अलग पॉइंट्स दिखते हैं, ठीक है, जिसपे जो रेज हैं वो मीट कर रही होती हैं, ठीक है। बट जो आपका कनकेव लेंस है उसके लिए आपको जो स्फेरिकल एबरेशन दिखेगी वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी, यहाँ, ठीक है, यहाँ दो पॉइंट्स होंगे जहाँ आपकी जो रेज हैं वो फोकस कर रही होंगी, मार्जिनल रेज किसी और पॉइंट पर और पैरेक्सियल रेज किसी और पॉइंट पर। अगर हम जो ये कनकेव लेंस है इसको हम कन्वेक्स लेंस के साथ जोड़ दें, ठीक है, उनको दोनों को कंबाइन कर दें, तो क्या होगा, जो आपकी स्फेरिकल एबरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए स्फेरिकल एबरेशन जो है वो नेगेटिव है कनकेव लेंस के लिए, और जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, उसके लिए जो स्फेरिकल एबरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, ऑपोजिंग नेचर है। इसलिए जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो स्फेरिकल एबरेशन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, बाय कंबाइनिंग सुटेबल कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो इसमें क्या लिखोगे, बाय सुटेबली कंबाइनिंग अ कन्वेक्स लेंस विद अ कनकेव लेंस स्फेरिकल एबरेशन में बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, बाय यूज ऑफ क्रोस्ड लेंसेज। हम क्रोस्ड लेंसेज का यूज कर भी स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लोज लेंसेज कौन से होते हैं, ऐसे लेंसेज होते हैं जिनके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, ठीक है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे लेंसेज का यूज़ करके अभी हम स्फेरिकल एबरेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डायग्राम से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक ये ऐसा लेंस है, ठीक है, ऐसा लेंस है, ठीक है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम R2 मान लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड का R1 मान लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो R1 और R2 है डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और है। इसका यूज़ कर भी हम जो स्फेरिकल एबरेशन है इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो ना डायग्राम थोड़ी गलत बन गई थी, मैं यहाँ से एक बार आपको फिर से बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका क्या है, मार्जिनल रेज है, ठीक है, और ये कहीं मान लेते हैं यहाँ फोकस हो रही हैं, ऐसे फोकस हो रही हैं यहाँ, ये आपका पॉइंट है FM, और ये आपकी पैरेक्सियल रेज है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ कहीं फोकस हो रही हैं FA पॉइंट पर। तो यहाँ देखिए जो स्फेरिकल एबरेशन रिड्यूस होगी, FM और FA के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो क्लोज्ड लेंस का यूज़ कर भी हम स्फेरिकल एबरेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, R2 था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है, ठीक है।
तो आप क्या लिखोगे, बाय यूज ऑफ क्रोज लेंस, अ क्रोज लेंस इज स्पेशली डिजाइंड लेंस सो एज टू ब्रिंग ऑल द रेज पैरेलल टू द एक्सिस टू फोकस एट अ सिंगल पॉइंट। सच अ लेंस हैज डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स R1 एंड R2, ठीक है। और लेंसेज हैविंग रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू -1/6 टू मिनिमाइज द स्फेरिकल एबरेशन आर कॉल्ड क्रॉस लेंसेज, ठीक है। तो क्रॉस लेंस एक ऐसा स्पेशली डिज़ाइन लेंस होता है जो सारी रेज जो पैरेलल आ रही हैं उनको एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करता है, ठीक है। सच अ लेंस हैज़ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स R1 एंड R2। ऐसे लेंस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। lenses having ratio of radii of curvature R1 upon R2 is equals to -1/6 to minimize the spherical aberration are called cross lenses। ऐसे lenses जिनमें रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स की जो रेशो होती है वो -1/6 के इक्वल होती है, ठीक है, स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस करने के लिए, ऐसे लेंसेज को हम क्या कहते हैं, क्रॉस लेंसेज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड था। नेक्स्ट मेथड है आपका बाय यूज ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज। प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज का यूज कर भी हम स्फेरिकल एबरेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सो एज टू रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है, स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस करने के लिए ये भी हेल्प करते हैं। ये F1 पॉइंट मान लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसको हम F2 पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए अगर ये एंगल Δ1 है तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी Δ1 होगा, ठीक है ना। ये एक पैरेलल रे है ऐसे जो ऊपर जा रही है ये ऐसे, और एक देखिए ये एक लाइन है ऊपर जो कि इस नीचे वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है ऐसे, ठीक है। ये एक मान लेते हैं ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, ऐसे सीधा ट्रांसवर्सल जा रही है। तो अगर ये एंगल आपका Δ1 होगा तो जो ये वाला एंगल होगा वो भी तो Δ1 नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये Δ1 है तो ये भी Δ1 होगा। ये सीधी लाइन जा रही है ना, सीधी ट्रांसवर्सल जा रही है। जो L1 और L2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम D मान लेते हैं, ठीक है। और F1 का डिस्टेंस इस फर्स्ट लेंस से वो हम मान लेते हैं स्मॉल f1, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला पॉइंट है इसको हम P मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम S मान लेते हैं। जो ये रे है, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से मान लेते हैं y1 डिस्टेंस पर इस लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और जो ये वाली रे आगे को इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर आई उसका डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से हम मान लेते हैं y2 है, ठीक है, इस पॉइंट पर। ये हम पॉइंट Q मान लेते हैं, ठीक है, ये हम B मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x डैश एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये आप अपनी आप से भी मान सकते हो। अब देखिए इन ट्रायंगल BPF2, ये एक बड़ा ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल BPF2, इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं, मैं इसको अलग से बना देता हूँ, ये BP, ठीक है, और ये F2, ये डॉटेड लाइन है ना आगे जा रही है, ये सीधी रे ऐसे जानी चाहिए थी तो ये सीधी रे है F2 पॉइंट तक। ये एंगल क्या था, Δ1 है, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BPF2 जो मैं tan Δ1 की वैल्यू निकाल लूँ, tan Δ1 की, ये Δ1 की जब मैं वैल्यू निकाल लूँ तो वो क्या आएगी, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BP है, तो BP अपॉन में बेस क्या है, PF2 है, तो PF2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये मान के चलें कि जो ये आपका Δ1 था, ये Δ1 जो यहाँ भी Δ1 है, ये Δ1 बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। अगर Δ1 क्या है, स्मॉल है, एज Δ1 क्या है, स्मॉल है, सो आपके जो tan Δ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Δ1 के इक्वल आ जाएगी। जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल ही आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ Δ1 है तो tan Δ1 इक्वल टू Δ1 के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो
हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू बी पी बाय पी एफ 2 आ जाएगा। ठीक है, बी पी क्या है, देखिए डायग्राम से देखते हैं बी पी क्या है, बी पी वाई वन है। ठीक है, हमने वाई वन माना था ना ये डिस्टेंस, तो बी पी क्या है, वाई वन है, तो यहाँ मैं वाई वन लिख देता हूँ, वाई वन अपॉन पी एफ टू। पी एफ टू क्या है, पी से लेकर एफ टू तक का जो डिस्टेंस है वो हम ने क्या मानना है, एफ वन मानना है। ठीक है, ये एफ टू तक का डिस्टेंस है एफ वन, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे एफ वन। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वन इज इक्वल्स टू वाई वन अपॉन एफ वन आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डेल्टा टू की वैल्यू को निकालना चाहें तो डेल्टा टू की वैल्यू आपके पास सिमिलरली क्या आ जाएगी, आप यहाँ लिख देना सिमिलरली डेल्टा टू इज इक्वल्स टू वाई टू अपॉन एफ टू। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई टू अपॉन एफ टू। हमें तो निकालना क्या है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखेंगे कि आपकी स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस हो जाए। तो इसका मतलब हमें यहाँ डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आगे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि स्फेरिकल एब्रेशन कम हो, स्फेरिकल एब्रेशन कम हो, तो जो ये डेविएशन है लेंस से जो रेस को डेविएट कर रहे हैं डेल्टा वन से और ये डेल्टा टू से, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो फॉर मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होना चाहिए, डेल्टा वन डेल्टा टू के इक्वल होना चाहिए। डेल्टा वन की वैल्यू क्या आई है, वाई वन अपॉन एफ वन, डेल्टा टू की वैल्यू क्या आई है, वाई टू अपॉन एफ टू आई है। ठीक है, ये वाई टू को मैं वाई वन के नीचे ले जाता हूँ तो वाई वन अपॉन वाई टू हो जाएगा, और ये एफ वन को मैं एफ टू के ऊपर ले जाता हूँ तो एफ वन अपॉन एफ टू हो जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। अब डायग्राम से देखिए, अगर आप ये ट्रायंगल्स देखो बी पी एफ टू, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बी पी एफ टू, और इसके बीच में एक और ये ट्रायंगल है क्यू एस एफ टू। ठीक है, ये मान लेते हैं, यहाँ ये लाइन है ना, क्यू एस भी है बीच में इस बड़े से ट्रायंगल में, तो ये क्यू एस। ठीक है, तो जो ये बी पी एफ टू है और जो क्यू एस एफ टू है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो रेशो है, ठीक है, किसी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो भी क्या होती है, दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, मान लेते हैं ये बी पी और ये क्या है, क्यू एस, तो बी पी अपॉन क्यू एस ये किसी दूसरी साइड की क्या होगी, रेशो के इक्वल होगी। तो वो रेशो मान लेते हैं पी एफ टू, इस बड़े ट्रायंगल के लिए पी एफ टू, और छोटे ट्रायंगल के लिए एस एफ टू के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए जो ये एस एफ टू है ये क्या है, यही है ना एस एफ टू, इस डायग्राम में देखिए एस एफ टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस एफ टू को पी एफ टू माइनस कर देंगे पी एस। जो मैं इस पूरे पी एफ टू में से इस पी एस को माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ यही तो बचेगा। तो मैं एस एफ टू को क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में पी एफ टू माइनस पी एस। ठीक है, और ये बी पी अपॉन क्यू एस एज इट इज। अब देखिए बी पी है क्या, बी पी आपका वाई वन है, तो यहाँ मैं वाई वन पुट कर देता हूँ, तो वाई वन अपॉन क्यू एस क्या है, क्यू एस आपका वाई टू है, ये वाई टू है, तो यहाँ मैं वाई टू लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू पी एफ टू आपका क्या है, पी एफ टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एफ वन है, तो यहाँ मैं एफ वन लिख देता हूँ, अपॉन फिर से पी एफ टू है एफ वन माइनस पी एस क्या है, दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, वो क्या है, डी है, तो यहाँ आ गया डी। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हम डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो रीअरेंज जब हम करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल्स टू डी, ये आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्फेरिकल एबिरेशन रिड्यूस हो जाए दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, तो उन दोनों में जो डिस्टेंस है दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस में वो कितना होना चाहिए, f1 माइनस f2 डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज को हम कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट रख कर भी हम स्फेरिकल एबिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं।